तो उसी चीज़ को तो चलिए प्रकृत प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। तो तत्पुरुष समास में मैंने जैसे आपको प्रारंभ में कहा था कि जितने भी समास है उस समास को एक कहानी के तौर पर उसके स्वरूप को पहले दिमाग में बिठा लिया जाए कि इस समास में क्या क्या स्वरूप होते हैं और उसके आधार पर इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आसान हो जाती है समझने में, और उस आधार पर जो कुछ बीच में विशेष नियम आता है उस नियम को हम देखते रहते हैं जहाँ जो परिवर्तन होता है। तो उसी दृष्टि से जैसे हमने कहा था कि तत्पुरुष समास जो है, इस तत्पुरुष शब्द के जितने भी अर्थ हो सकते हैं उन अर्थों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी तय किए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि तत्पुरुष जो शब्द है, इस शब्द का विग्रह हम प्रारंभ में स चासौ पुरुषः तत्पुरुषः ये भी कर सकते हैं। अर्थात स चासौ पुरुषः तत्पुरुषः जब विग्रह करेंगे तो इसमें सह प्रथमांत पद है और पुरुषः प्रथमांत पद है। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि प्रथमांत पद का प्रथमांत पद के साथ भी समास होता है, और उत्तर पदार्थ यदि प्रधान रहेगा तो तत्पुरुष होगा। तो उसको विशेष रूप से जब हम अलग से प्रकरण में पढ़ते हैं तो वहाँ विशेष नियम आता है कि यदि तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अधिकरण में हो तो वह तत्पुरुष समास विशेष नाम वाला हो जाता है, और उसका विशेष नाम होता है कर्मधारय। तो इसीलिए उसको बताने के लिए विशेष नियम आता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, कि तत्पुरुष समास में ही यदि समान अधिकरण में हो तो कर्मधारय होगा। लेकिन कर्मधारय कब होगा समान अधिकरण में होने पर? तो चूँकि तत्पुरुष के लक्षण को बताते हुए पहले बता दिया कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, इसका मतलब समानाधिकरण होने पर तत्पुरुष उत्तर पदार्थ यदि प्रधान होगा तो वो कर्मधारय कहलाएगा। इसीलिए स चासौ पुरुषः बाला जो यह विग्रह है तत्पुरुष का, यह समानाधिकरण में होने से कर्मधारय वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय हो गया। उस कर्मधारय समास को और भी क्लियर करने के लिए हमने कहा था कि यदि समानाधिकरण होता है तो वहाँ दो तरह की बातें होती है, या तो विशेष विशेषण होगा या उपमान और उपमेय होगा। जब दोनों पद समान अधिकरण में हो तो दो तरह की बात हो सकती है कि एक पद जो है विशेषण हो सकता है और एक विशेष हो सकता है। तो चूँकि समानाधिकरण वाले को आपने कर्मधारय नाम दिया था, तो उसी कर्मधारय समास को अलग स्वरूप पहचान कराने के लिए कहा कि देखो ये समानाधिकरण में जो समास होगा कर्मधारय समास, या तो विशेषण का विशेष के साथ होगा, और उसको बताने के लिए विशेष नियम दे दिया विशेषणम विशेष्येन बहुलम, और इस सूत्र से हमने कर्मधारय समास को छांट लिया। दूसरा जो शब्द बचा था कि उपमान और उपमेय का भी समानाधिकरण में कर्मधारय होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तो तत्पुरुष होता है। तो उसको बताने के लिए कि उपमान और उपमेय जो है वो दो तरीके से होगा।
एक तो उपमानवाची शब्द के साथ समास, जिसको आपने उपमानानि सामान्य वचनैः से पढ़ा, उसी का अपवाद एक विशेष नियम पढ़ा कि नहीं। उपमित शब्द का यदि व्याघ्रादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं तो असमान अर्थ होने पर भी समास होता है, तो उपमितम व्याघ्रादि भी समास से आपने पढ़ा था। इस तरह से समान अधिकरण में कर्मधारय समास में विशेष विशेषण का समास और उपमान उपमेय का समास बता दिया। उसी बीच में समान अधिकरण होने पर भी कुछ विशेष शब्दों के साथ जो समास होता था वो भी आपने पढ़ा कि सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमाने ही इत्यादि। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में समान अधिकरण होने पर विशेष जो कर्मधारयवाचक शब्द था उसको कर्मधारय समास से आपने अलग से पढ़ लिया। बात समझ में आ रही बात? तो इसी तरह से कर्मधारय के क्षेत्र को हमने छांट दिया। अब क्या था कि जब समानाधिकरण हुआ तो समानाधिकरण में जैसे विशेष विशेषण भाव होता है उसी तरह से विशेष विशेषण भाव होने पर भी एक विशेष बात ये रहती है कि संख्यावाची शब्द भी पूर्व में रहता है। तो चूंकि उत्तर पदार्थ प्रधान है इसीलिए तत्पुरुष हुआ, उसमें विशेष विशेषण वाचक हो जाने के कारण विशेष नाम कर्मधारय हो गया। लेकिन उस कर्मधारय में विशेष विशेषण भाव होने पर भी यदि संख्यावाची शब्द पूर्व में आ जाए तो उसका नाम विशेष कर दिया कि ये द्विगु संज्ञक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्विगु भी समान अधिकरण में जब हो, उत्तर पदार्थ प्रधान हो, तो वह भी तत्पुरुष का एक भेद हो जाता है। तो चूंकि उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण कर्मधारय भी आपका तत्पुरुष में है और कर्मधारय में जो विशेष विशेषण भाव है वह विशेष विशेषण भाव संख्यावाची शब्द के साथ में भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह वो जो आपका कर्मधारय हो वही विशेष नाम से अलग से जाना जाएगा और वो द्विगु के क्षेत्र में चला गया। तो इस तरह से यह जो द्विगु होता है वो भी कितने प्रकार के होते हैं ये बातें आपने तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यादि सूत्र से देखा कि द्विगु समास 3 अर्थ में होते हैं। तो समाहार के अर्थात सचासौ पुरुषः के इस विग्रह में जितने भी रूप हो सकते थे, कर्मधारय समास, उसका भेद द्विगु समास, ये सारे एक साथ आपने अलग अलग पढ़ा। इसके बाद में जो तत्पुरुष का जो स्वरूप बचा था कि जिसका विग्रह हम तम पुरुषः तत्पुरुषः, तो द्वितीयांत पद का प्रथमांत पद के साथ समास करके तत्पुरुष समास शब्द का विग्रह किया था। तो यह जितने भी पदों के साथ में प्रथमांत पद का समास होता है उस तरह से तत्पुरुष के विशेष नाम दे दिए गए थे कि यदि द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ समास होगा तो द्वितीया तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। तो तम पुरुषा तत्पुरुषा के द्वारा द्वितीया तत्पुरुष समास का विधान हो गया और उसको विशेष सूत्र आपने द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने से पढ़ा। इसी तरह से जब हम तेन पुरुषः तत्पुरुषः विग्रह किए थे तो उसका समास करके आपने तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र के द्वारा तृतीयांत पद का समास आपने किया था। चतुर्थ्यंत का तस्मै पुरुषः इति तत्पुरुषः, इस विग्रह बल पर जो चतुर्थ्यंत का प्रथमांत के साथ समास और तत्पुरुष नाम था उसका उदाहरण आपने पढ़ा था चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही के द्वारा। इसी तरह से पंचम्यंत का पंचमी भयन के साथ, षष्ठी का षष्ठ्यंत सुबंत के साथ, सप्तमी का सप्तम्यंत सुबंत के साथ समास करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक आपने तत्पुरुष के 6 भेद सीधे पढ़े थे। सब जगह उत्तर पदार्थ प्रधान था, इसीलिए वह तत्पुरुष समास अलग अलग नाम से जाना गया। इसके बाद में आपने
तत्पुरुष का एक भेद पढ़ा था, जो नए शब्द का सुबंत के साथ जब समास होता है तो उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। और उसका भी आपने उदाहरण अब्राह्मण इत्यादि पढ़ा था। तो ये सारे चीज़ें जैसे में हम लोग तत्पुरुष समास में ही एक विशेष नाम से समास का प्रयोग करते हैं, जिसे हम प्रादि समास कहते हैं, जिसे हम गति समास के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से प्रादि समास या गति समास भी तत्पुरुष समास में होता है, जहाँ विशेष शब्दों के प्रयोग में समास विधान करते हैं। इसीलिए उस विशेष विधान को बताने के लिए कि कहाँ पर में तत्पुरुष समास में गति समास कहा जाएगा, प्रादि समास कहा जाएगा, उसको बताने के लिए एक सूत्र दिया है कुगति प्रादयः। तो इस तरह से नए समास हमने पढ़ लिया, उपपद समास पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया, कर्मधारय पढ़ लिया, उसके भेद पढ़ लिए और तत्पुरुष की सारी चीज़ें पढ़ ली। तो इसमें जो एक प्रादि तत्पुरुष रह गया था, जिसकी चर्चा होनी थी कि एक कुगति प्रादयः, चूँकि ये सूत्र में कुछ है नहीं ज़्यादा चीज़, तो मैंने सोचा कि चलो रह भी गया तो कोई बात नहीं, अभी सकता है क्योंकि आसान है तो पढ़ लेगा। लेकिन बार बार वही बातें आने लगी कि गुरुजी ये 2-4 सूत्र रह गया है, 1-2 उसको। तो उसी दृष्टि से आज हम पहले कुगति प्रादयः, तो सारा आपको हमने एक समास का पूरी संरचना आपके दिमाग में दे दी कि इस तरह से समास के आपको अलग अलग स्वरूप याद रखने चाहिए। तो कुगति प्रादयः जो सूत्र है, यह भी समास करता है और समानाधिकरण होने पर ही समास करता है, लेकिन समानाधिकरण में ही विशेष शब्द के रहने पर ही समास करेगा। तो उसी विशेष अर्थ को जानने के लिए इस सूत्र को पढ़ना पड़ता है, जो सूत्र है हमारे पास कुगति प्रादयः। तो यह जो सूत्र है, यह भी सुबंत का समास करेगा सुबंत के साथ में। तो इसीलिए इस सूत्र में सहसुपा सूत्र से की अनुवृत्ति आती है, और सहसुपा सूत्र में जो अर्थ होता है समर्थ सुबंत के साथ। तो समर्थ सुबंत के साथ ये चीज़ें इस सूत्र के अर्थ में जुड़ जाएगा। और इस सूत्र में 3 चीज़ें हैं, एक कु, एक गति और एक प्रादयः। तो अब ध्यान दीजिए कि प्रादयः जो है, इसमें हम कहेंगे कि प्र आदि है जिसके अंत में, उसे क्या कहेंगे, प्रादि, या प्र आदि आदौ येषां ते प्रादयः, माने प्र शब्द है जिसके आदि में, ऐसा जो गण कहेंगे हम प्रादिगण। और प्रादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं वो सारे के सारे शब्द इसमें पकड़ में आएगा। अर्थात जो हमने संज्ञा आदि प्रकरण में उपसर्ग पढ़ने के लिए उपसर्गा क्रियायोग इस सूत्र के पढ़ते समय में हमने पढ़ा है कि प्र आदि जो है वह जब किसी क्रिया के साथ में जुड़ता है तब उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जुड़ करके धातु के साथ जुड़ करके विशेष अर्थ बताता है। तो हम उसकी व्याख्या तो अभी नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन हमको ये समझना है कि इस तरह से एक प्रादिगण बनाया हुआ है जिसमें 22 अक्षर पढ़े गए हैं, और उसका पहला अक्षर है शब्द है प्र। इसीलिए प्रादि से वो सारी चीज़ें ली जाएगी, अर्थात सारे उपसर्ग आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रादयः से उपसर्ग को पकड़ेंगे, अवगतम। तो प्रादयः से उपसर्ग को पकड़ेंगे तो अर्थ क्या हुआ, प्र आदि का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, ये अवगतम। इसके बाद में आपके जो सूत्र में जो 3 पद हैं,
तो एक पद है कु, एक है गति। तो प्रादयः में तो बहुब्रीहि समास करके हमने अर्थ आपको क्लियर बता दिया कि प्र आदि ये शांते प्रादयः। तो प्रादयः शब्द एक हमारा पहले से बन गया। अब इस तीनों पदों को जोड़ करके हमें सूत्र को देखना है। तो इस सूत्र में पहला पद कौन है? कु। तो इस तीनों में कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इति कु गति प्रादयः। तो तीनों में हम इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे तो कु का समर्थ पद के साथ समास होता है, गति का समर्थ संज्ञक शब्द के साथ समास होता है, प्रादि का समर्थ संज्ञक शब्द के साथ समास होता है। ये अर्थ हमारे पास उपलब्ध होगा कि कु का भी समास होगा सुबंत के साथ, गति भी संज्ञा है, गति संज्ञा होती है। तो गति संज्ञा किसकी होती है इसकी हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभी हमको इतना समझना है कि कु का जैसे समास होगा सुबंत के साथ, उसी तरह से गति संज्ञक शब्द का भी सुबंत के साथ समास होगा और प्रादि का भी सुबंत के साथ समास होगा। तो ये कुगति प्रादयः क्या करेगा कि इन तीन पदों का सुबंत के साथ समास करेगा और उस समास को हम तत्पुरुष कहेंगे। चूँकि क्या है कि इस तरीके का जो भी हम उदाहरण बनाएंगे, इन उदाहरणों में चूँकि प्र आदि उपसर्ग लगा रहता है, इसीलिए इसको विशेष नाम देने के लिए हम प्रादि समास भी कह देते हैं। और यह प्रादि समास बहुब्रीहि में भी होगा और तत्पुरुष में भी होगा। अंतर दोनों जगह यहाँ आएगा कि जहाँ प्र आदि उपसर्ग बाद में पहले होगा लेकिन उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, वह तत्पुरुष का बोधक होगा। लेकिन यदि प्र आदि रहेगा उपसर्ग, लेकिन उन दोनों पदों के साथ में जो समास है होगा वो किसी अन्य चीज़ के अर्थ में प्रयुक्त होगा, उसका यदि विशेष्य कोई दूसरा होगा तो वो बहुब्रीहि में चला जाता है। तो बहुब्रीहि में तो हमने पढ़ लिया था। तो अब एक तो इसीलिए चूँकि प्र आदि का समास करते हैं, इसीलिए इसको प्रधान रूप से हम नाम अलग से कर देते हैं कि ये प्रादि समास है। चूँकि अब ध्यान दीजिए कि प्र आदि जो है उसी की एक संज्ञा होती है गति संज्ञा। गति संज्ञा भी प्र आदि उपसर्ग की होती है। तो इसीलिए, और गति संज्ञा दूसरे शब्द की भी होती है, तो इसलिए गति संज्ञक शब्द का भी सुबंत के साथ समास होता है। तो चूँकि ये दोनों अर्थवाचक शब्द के साथ समास होता है, तो इस शब्द के आधार पर समास होने के कारण इसको हम गति समास के भी नाम से जानते हैं। तो तत्पुरुष समास में गति समास कह लीजिए, प्रादि समास कह लीजिए, एक ही बात है। क्योंकि प्र आदि की गति संज्ञा होती है, इसीलिए उसको हम गति संज्ञा भी कह सकते हैं, गति समास है। और सीधा उपसर्ग के द्वारा जब हम बोध करते हैं तो इसे हम प्रादि समास भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ अब ये चीज़ ध्यान अलग चीज़ है कि वस्तुस्थिति यहाँ तो उपसर्ग कब कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें भी विचारणीय बात है कि हमको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कर देंगे क्योंकि उसका ज़्यादा यहाँ विस्तार की ज़रूरत नहीं है। कि उपसर्ग ये नाम है और अन्वर्थ संज्ञक नाम है कि साथ में जुड़ कर के विशेष अर्थ को बताता है। तो जो किसी के साथ जुड़ कर के विशेष अर्थ का प्रतिपादन करे, इसीलिए इसका नाम होता है उपसर्ग। तो यह उपसर्ग क्या है, इसको पारिभाषिक रूप में बताने के लिए कि यह व्याकरण में एक विशेष संज्ञा है, विशेष कंडीशन में हम इसको उपसर्ग बोलते हैं। इसको बताने के लिए संज्ञा प्रकरण में
उपसर्गाः क्रियायोगे, ये एक विशेष सूत्र आता है। जो सूत्र ये तय करता है कि प्रादिगण में जो पढ़े गए शब्द है इसका नाम उपसर्ग है, लेकिन कब? शर्त लगा दिया, क्रिया के साथ योग होने पर। क्रिया के साथ प्रयोग जब करेंगे तब। इसका मतलब क्रिया योगे एव अस्य उपसर्ग संज्ञा, न तो क्रिया प्रयोगा भावे। क्रिया के साथ में जब हम प्रयोग नहीं करेंगे तब ये उपसर्ग नहीं रहेगा। जब हम क्रिया के साथ में जोड़ देंगे तभी ये उपसर्ग संज्ञक कहलाएगा। तो जब भवति क्रिया है हमारे पास, उसके साथ में अनु को हम जोड़ेंगे, प्र के जोड़ेंगे, तभी न जुड़ने पर इसका नाम होगा उपसर्ग। क्योंकि हमारा नियम कहता है कि क्रिया के साथ योग होने पर ही उपसर्ग कहलाएगा। यदि क्रिया के साथ आपने योग ही नहीं किया तो इसका नाम उपसर्ग कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में हमको कोई पूछता है कि भैया प्र आदि क्या है, तो हम कहते हैं क्या उपसर्ग है। भाई उपसर्ग कैसे है? उपसर्ग तो तब कहोगे जब क्रिया के साथ में जुड़े। हमने तो सीधे पूछा कि क्या है, तो प्र आदि स्वतंत्र बोल रहे हो, उसको कहते हो उपसर्ग है। कैसे उपसर्ग का व्यवहार करते हैं? चलिए एक अलग प्रश्न। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा आप बच्चों की दृष्टि से ही आपको वैसे समझा देता हूँ। ये केवल ऐसी ही है कि जैसे आप गेहूँ लेकर के चले गए मशीन पे पिसवाने के लिए, तो कोई पूछता है रास्ते में कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हो आटा पिसवाने जा रहा हूँ। तो आटा पिसवाने जा रहा हूँ, तो कोई यदि पूछ दे कि क्यों आटा मोटा हो गया था कि पिसवाने जा रहे हो, ये हम कम बोलते हैं कि गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ। आप आटा पिसवाने जा रहे हैं ये बोलते हैं। तो अभी आटा है नहीं, आटा यदि है तो उसको पिसवाने की क्या ज़रूरत है? तो ये आटा क्या है? भावी संज्ञा है। अभी अभी इस गेहूं को हम बदलने वाले हैं। तो यह जो उपसर्ग है जिसको क्रिया के साथ में होने पर हम इसका उपसर्ग नाम देंगे, तो चूंकि अन्य शब्दों से छांटने के लिए कि भाई जितने भी अन्य नाम हैं उस नाम से पृथक ये नाम है प्र आदि, इसको हम उपसर्ग संज्ञा अभी उपसर्ग बताने वाले हैं क्रिया के साथ में प्रयोग हो करके, इसीलिए भावी संज्ञा को लेकर के हम प्रयोग कर लेते हैं। अब चलिए भावी संज्ञा की जब बात करते हैं तो उस समय हम उपसर्ग कह देंगे, लेकिन आपने तय कर दिया कि भैया ये जो उपसर्ग है ये क्रिया के साथ में रहने पर ही होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, भवति में तो उपसर्ग है तो आप इसको क्रिया के साथ में प्रयोग है तो उपसर्ग कह दीजिए। लेकिन हमने कहा कि सुपुरुषः, सुपुरुषः प्रयोग बना लिया, तो सुपुरुषः में जो सु है, इस सु को पूछा हमने कि ये सु क्या चीज़ है, तो आपने कहा उपसर्ग है। तो हमने कहा कि भाई उपसर्ग तो तब होता है जब क्रिया के साथ में प्रयोग है। तो यहाँ तो किसके साथ प्रयोग है? पुरुष के साथ। तो पुरुष जो है वो क्रिया तो है नहीं। तो ऐसे नाम शब्दों के साथ में, प्रातिपदिक शब्दों के साथ में जो ये सु है, इसको फिर आप उपसर्ग कैसे कह रहे हो? तो कभी भी उपसर्ग मान करके इसको हम समास नहीं करते हैं। तो वहीं पर में संज्ञा प्रकरण में ही एक सूत्र है कि गतिश्च, इसकी गति संज्ञा भी होती है, और यह गति संज्ञा जो होती है वह भी क्रिया के योग में होती है। लेकिन यह गति संज्ञक हो जाने के कारण यहाँ विशेष नियम से कर्मधारी समास में गति संज्ञक प्र आदि को लेकर के, सु आदि को लेकर के सुबंत के साथ समास करते हैं। इसीलिए ये प्र आदि चूंकि पहले नाम उसको लेकर के हम प्रकृत व्यवहार में प्र आदि को लेकर के समास होने के कारण प्रादि समास कह देते हैं। उसी को गति संज्ञा हो जाती है, गति संज्ञक को मान करके समास करते हैं, इसीलिए हम इसको गति समास भी कह देते हैं। चूँकि यदि हम प्रादि मात्र कह देते गति संज्ञक, तो गति संज्ञक होने से प्रादि का समास तो हो जाता, लेकिन गति संज्ञा और अन्य शब्द की भी होती है। तो अन्य कंडीशन में भी जो गति संज्ञक शब्द होगा उसको भी प्रयोग करने के लिए, उसको भी समास बताने के लिए ये गति संज्ञक का ग्रहण पृथक किया। तो इस तरह से
यहाँ तीन चीज़ें आई। एक तो कुत्सित का वाचक अव्यय है कु, तो कुत्सित अर्थ को बताने वाला जो अव्यय है कु, उस शब्द कु का, और गति संज्ञक जो कोई भी होगा उसका, और प्र आदि जितने भी इसका, इन सभी का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होगा और वो समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। अवगतम। अब ऐसी स्थिति में हमें इस सूत्र के द्वारा तीन चीज़ों को किया। अब ये कु अलग से क्यों कहा? कु इसलिए कहा क्योंकि ये न तो गति में आता है न उपसर्ग में आता है, लेकिन विशिष्ट ऐसे शब्द हैं जहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हैं, तो उन विशेष अर्थ को बताने के लिए भी समास में तत्तद शब्दों को लेकर के हमने एक उपलक्षण मान करके एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पर उसी प्रकार के अर्थवाचक अन्य शब्दों का भी समास विधान कर देते हैं। तो चलिए, तो हम अभी सीधा सीधा ये समझें कि एक तो कुत्सित का वाचक जो कु है उसका समास होगा सुबंत के साथ, गति का समास होगा और प्रादि का समास होगा समर्थ के साथ में, और यह समास नित्य समास होगा। तो नित्य समास होगा। अब चूंकि ये नित्य समास होता है तो हमने आपको कहा था कि नित्य समास जब करते हैं तो वह अश्वपद विग्रह करते हैं। वह तो नित्य समास वाले जितने होते हैं वो अश्वपद विग्रह वाले करते हैं। तो हमें नित्य बताना था तो इसलिए अश्वपद विग्रह करेंगे। तो जैसे अभिभाव प्रकरण में आपने कृष्णस्य समीपम ये विग्रह किया था और समीप अर्थ का वाचक जो उप था उसको आपने रख करके समास किया था। तो जहाँ विग्रह पद से, विग्रह वाक्य से भिन्न पद का प्रयोग होता है समास में, उसी को हम अश्वपद विग्रह कहते हैं। तो यहाँ अब चलिए थोड़ी सी सीधी सीधी बात कर लेते हैं। तो हम जैसे प्रयोग बनाते हैं कुत्सितः पुरुषः, तो कुत्सितः पुरुषः में यहाँ कुत्सित अर्थ का वाचक जो अव्यय है वो कौन है? कु, और उस कु के साथ में चूँकि जितने भी आपके अव्यय हैं वो भी सभी सुबंत होते हैं, पद माने जाते हैं, इसीलिए यह प्रथमांत पद हो गया कु, दूसरा पद हो गया पुरुषः। तो कु सु पुरुष सु ये करके तो विग्रह तो हम करेंगे कुत्सितः पुरुषः, लेकिन उस कुत्सित अर्थ का बोधक है कु, उस कु को लेकर के पुरुष के साथ समास कर देंगे, समास हो जाएगा तो कुपुरुषः प्रयोग बन जाएगा। हमने जो आपको ये कहा कि यहाँ कुत्सित का अव्यय लिया जाता है, नित्य समास हमको बताना है, यदि ये नहीं कहते तो कु का अर्थ तो पृथ्वी भी होता है, तो ऐसे पृथ्वीवाचक कु का इस तरह से समास नहीं होता है। तो ये नहीं कु पुरुषः, उस अर्थ में कभी भी कु का प्रयोग नहीं है। तो पुरुष के निंदा अर्थ की प्रतीति कराने के लिए कुत्सित का वाचक जो कु शब्द है उसी का ग्रहण हम करते हैं। अवगतम। इसी तरह से अब कोई भी होगा, तो जैसे मान लीजिए सुंदरः पुरुषः, तो सुंदर अर्थ का वाचक उपसर्ग ले लेते हैं सु, उसका पुरुष के साथ में समास कर देते हैं, क्या बनेगा? सुपुरुषः। इसी तरह से जैसे हमने कहा प्रकृष्टः आचार्यः प्राचार्यः, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, तो प्रगत इस अर्थ को बताने का वाला जो उपसर्ग है प्र, उस प्र को लेकर के आचार्य को लेकर के समानाधिकरण होने के कारण इस प्र आदि का सुबंत के साथ समास करके हम प्र सु आचार्य सु, इस स्थिति में हम समास कर लेते हैं तो प्राचार्य आदि बनेगा, बन जाता है। इसी तरह सुधा। अब हमने जो बीच में आपको कहा था कि गति संज्ञा, गति संज्ञक शब्द का भी समास होता है, वह गति संज्ञा कहाँ कहाँ होती है उसको बताने के लिए कुछ विशेष आपको प्रयोग दिखाते हैं कि इन शब्दों की विशेष अर्थ में गति संज्ञा होती है। तो कई ऐसे प्रयोग हैं, शब्द हैं, प्रत्यय हैं जिसको हम गति संज्ञा के द्वारा जानते हैं। तो कहाँ कहाँ गति संज्ञक है उसका जो एक प्रसिद्ध सूत्र है, केवल उसी की हम चर्चा करते हैं। तो उसको बताने के लिए एक सूत्र आता है ऊर्यादि च्वी डाचश्च, ऊर्यादि च्वी डाचश्च। ये सूत्र है जो अन्य जगह से गति संज्ञा का प्रसंग चल रहा है, गति संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है, उसी अर्थ में
इस सूत्र का जो उदाहरण है गति संज्ञक का, वो उदाहरण यहाँ रखना चाहते हैं, इसीलिए ये सूत्र यहाँ उपात्त है। तो उसी के आधार पर हम देखें तो एक शब्द है, तो कहते हैं उरी आदि, च्वी और डाचस्य, तीन चीज है, उरी आदि और च्वी और डाच। तो उरी आदि शब्द है, इसीलिए जैसे हमने कहा कि प्रादिगण, प्रादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं उसे हम प्रादि के नाम से जानते हैं। इसी तरह से उरियादि एक गण है जिसमें उरी आदि शब्द का प्रयोग किया है, जैसे उरी निश्चय अर्थ में इत्यादि अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे जो कुछ विशेष अर्थ के वाचक शब्द है उसको उरियादि गण में रखा गया है, उस उरियादि गणवाचक शब्द की गति संज्ञा करते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि उरी आदि जो शब्द हो उसको उसकी गति संज्ञा होती है। तो गति संज्ञा भी कब होती है? क्रिया के योग में। तो क्रिया के साथ में जब हम प्रयोग करेंगे तो गति संज्ञा होगी। अब थोड़ा सा यहाँ क्रिया को ध्यान रखिएगा। क्रिया का मतलब ये मत समझ लीजिए गा कि केवल भवती पठत इत्यादि जो क्रियावाचक शब्द है समास होगा, उसी का ग्रहण होगा, अपितु यहाँ क्रिया से जो बना हुआ धातु के अधिकार में जो शब्द बनता है वह शब्द क्रिया से होने के कारण ही क्रियावाचक शब्द से पकड़ में आ जाएगा। अर्थात क्रिया अर्थ की प्रतीति जिस शब्द से हो वह भी क्रियावाचक ही है। तो इस तरह से उरी आदि शब्द का जो हम समर्थ पद के साथ में समास करेंगे तो उसके लिए कहा कि उरी आदि जितने भी शब्द पढ़े गए हैं उसकी भी गति संज्ञा होती है। तो एक तो ये सूत्र कहेगा कि उरी आदि शब्द की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। दूसरा कहा कि च्वी और डाच। तो च्वी और डाच जो है ये प्रत्यय है। तो व्याकरण में विशेष अर्थ को बताने के लिए च्वी प्रत्यय और डाच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अब कहाँ होता है ये अलग अलग जगह पर में स्थिति है, लेकिन इतना तो समझ लेना जो आवश्यक है वो बता दूं कि जो वस्तु पहले जिस रूप में नहीं होता है उसको यदि उसी रूप में करना हो जो पहले नहीं था तो उसको उस रूप में बनाने के लिए च्वी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। च्वी प्रत्यय होता अब इसी को बोलते हैं व्याकरण की भाषा में अभूत तदभाव। अभूत तदभाव, तो अभूत माने पहले नहीं था, तदभाव तो उसी का उस रूप में भाव माने सत्ता कर दिया। तो जैसे हमने कहा जो सफ़ेद नहीं है उसको सफ़ेद करता है, जो सफ़ेद नहीं था उसको सफ़ेद करता है। तो अशुक्लम शुक्लम करोति, इस अर्थ में यहाँ अभूत तदभाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। च्वी प्रत्यय का ई शेष बचता है और फिर प्रक्रिया के आधार पर जिस शब्द में च्वी प्रत्यय लगाते हैं उसके अंत में दीर्घ ई का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इस अर्थ में च्वी प्रत्यय करके शुक्ली ये प्रयोग बनेगा। अब यह जो शुक्ली है इसको क्रिया के साथ में कृत्वा का प्रयोग होने के कारण यहाँ इसकी गति संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि कृत्वा जो है क्री धातु से प्रत्यय लग करके जो बना हुआ शब्द है। तो यह कह रहा है कि क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है, इसलिए क्रियावाचक शब्द हो गया कौन? कृत्वा। उस क्रियावाचक शब्द के साथ में जो शुक्ली है ये च्वी प्रत्यांत शब्द हो जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है? गति संज्ञा। समझ में आने बात? अब गति संज्ञा जब होती है तो दोनों को हम मिलाते हैं। अब जब मिलाए गति संज्ञा होगी तो एक विशेष नियम आता है कि उपसर्ग के बाद गति संज्ञा के बाद जो अनय पूर्व में नए पूर्व में नहीं रहने पर इक्त्वा के जगह पर ल्यप आदेश होता है। तो ऐसी स्थिति में कृत्वा के स्थान पर अब क्री धातु से जो इक्त्वा प्रत्यय होता है उसके स्थान पर ल्यप प्रत्यय आ जाएगा। तो ल्यप प्रत्यय हो करके अब कृत्वा के बदले प्रयोग बन गया कृत्य। तो इस तरह से अब इसका प्रयोग बन गया शुक्लीकृत्य। तो शुक्लीकृत्य ये एक सामासिक शब्द है, गति संज्ञक शब्द का कृत्य रूप जो शब्द समर्थ सुबंत शब्द
इसके साथ का समास। तो इस तरह से शुक्लीकृत्य, गुणीकृत्य इत्यादि जो प्रयोग करते हैं, यह सारे शब्द गतिसंज्ञक शब्द को मान करके समास का उदाहरण है। तो इस तरह से जो ये सूत्र कह रहा है कि गतिसंज्ञक शब्द का क्रियावाचक शब्द के साथ वो समर्थ सुबंत पद के साथ में समास होता है, तो इस सब का उदाहरण शुक्लीकृत्य इत्यादि प्रयोग बनता है। अवगतम। तो पहला जो था वह तो क्या था, कु का उदाहरण दे दिया, कुत्सित का वाचक जो कुत्सितः पुरुषः। गतिसंज्ञक का उदाहरण के लिए ये सूत्र कहा कि पहले गति संज्ञा किसकी होती है ये समझ लीजिए। तो उसके लिए कहा कि जो उरी आदि शब्द होगा उसी की गति संज्ञा होगी। तो उसका उदाहरण देगा उरी कृत्य इत्यादि। तो उरी जो है यह गति संज्ञक शब्द होगा, इसकी गति संज्ञा करेंगे और उसके साथ में उसी तरह से कृत्वा के संज्ञा होने के कारण क्री को ल्यप में बदल देंगे क्त्वा को, तो उरी कृत्य प्रयोग बनता है। अब इसी तरह से तीसरा जो है वह है डाच प्रत्यय। तो इसी तरह से जैसे च्वी प्रत्यय होता है उसी तरह से डाच प्रत्यय भी होता है। तो किसी क्रिया की आवृत्ति यदि बताना हो, किसी क्रिया का यदि बोध कराना होता है बार बार आवृत्ति, तो वहाँ पर में डाच प्रत्यय होता है। और डाच प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ जिस शब्द से हम डाच करते हैं उसको हम द्वित्व कर देते हैं, फिर टीका लोप आदि होकर के बनता है। जैसे पटत पटत करोति, चटत चटत करोति। तो चटत चट, अब बाँस को जैसे वंश जो है, वंश को जब हम वैधीकरण करते हैं, बाँस गांव के रहने वाले हो, गांव में जब बाँस को चीड़ते हैं तो बाँस को लेकर के थोड़ा सा काट करके फिर जब चीड़ते चट चट की आवाज़ आती है। तो इस तरह से चटत चटत करोति इत्यादि अर्थ में, पटत पटत करोति इत्यादि अर्थ में प्रयोग बनता है पटपटा करोति, पटपटा कृत्य। तो पटपट करता है, चटचट करता है, खटखट करता है इत्यादि जो लोक व्यवहार में प्रयोग है, यह प्रयोग डाच प्रत्यांत शब्द के द्वारा, तो क्रिया की अव्यावृत्ति अर्थ में बार बार बताने अर्थ में डाच प्रत्यय होता है। तो यहाँ डाच प्रत्यय जिससे होगा उसका अंत प्रत्यय का शेष बचेगा आ। तो अब केवल संक्षेप में समझ लीजिए, जहाँ दो प्रकार के समान शब्द हों, ये दो समान शब्द हों, अंत में आ लगा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, डाच प्रत्यांत है। तो हमने कहा पटपटा कृत्य, इसी तरह से अन्य शब्द भी है जैसे खाट कृत्य। तो ये सारे शब्द गति संज्ञक हैं। तो इस तरह से डाच प्रत्यांत शब्द की भी गति संज्ञा होगी, उस गति संज्ञक शब्द का भी सुबंत के साथ समास होगा। च्वी प्रत्यांत जो शब्द होगा उसकी भी गति संज्ञा होगी, उसका भी समर्थ सुबंत के पास साथ समास होगा। अवगतम। तो इस तरह से अनुकरण वाचक जो शब्द होता है उसको भी गति संज्ञा बता रहे हैं, डाच प्रत्यांत जो शब्द है उसकी भी गति संज्ञा बता रहे हैं, च्वी प्रत्यांत जो शब्द है उसकी भी गति संज्ञा बता रहे हैं। तो इस तरह से जब ये गति संज्ञा का ज्ञान हो गया कि इन जगह पर गति संज्ञा होती है, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों का समास जो होगा वो कुगति प्रादय इस सूत्र से समास होगा। अवगतम। तो इस तरह से उरी कृत्वा इस अर्थ में, उरी मैंने स्वीकार करना, तो उरी कृत्वा इस अर्थ में उरी शब्द है, क्री धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे वही। तो अब उरी सुबंत है, ध्यान रखिए, उरी सु कृत्वा ये करेंगे। कृत्वा की चूंकि अव्यय संज्ञा होती है इसीलिए कृत के योग में क्रियत्वा यह विग्रह वाक्य में रखते हैं, क्योंकि हमको ल्यप में बदलना है गति संज्ञा करके। तो अब ये उरी जो है इसका गति संज्ञक होने के कारण कृत्वा के साथ में समास करके फिर समास के बाद क्री को ल्यप करके ये प्रयोग बन गया उरी कृत्य। तो उरी कृत्य यह आपके उर्यादिगण पठित शब्दों का सुबंत के साथ समास का उदाहरण। इसी तरह से हमने कहा अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, ये आपका च्वी प्रत्यांत का उदाहरण। पटपटा कृत्य ये इस डाच प्रत्यांत का उदाहरण, पटपटा कृत्वा इत्यर्थः। अब ये जो सारे शब्द हैं इन शब्दों के साथ में कुछ और भी शब्द गिनाए हैं जिनकी गति संज्ञा होती है और गति संज्ञक शब्द को मान करके समास करता है। अतः इन सूत्रों के द्वारा जो समास होता है उसी समास विशेष का नाम हम गति समास कहते हैं। अब ये अलग अलग में आपको थोड़ा सा आपको भी
परिश्रम करना चाहिए, किताब खोल के देखना चाहिए छात्रों कि कम से कम मूल में और कौन ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसके जहाँ गति संज्ञा होती है। तो हम कहेंगे अलंकृत्य, भूषण अर्थ में अलंग की भी गति संज्ञा होती है, उसका फिर समास। आदर अनादर अर्थ में भी समास होता है, अलम का, सत का। तो ये जो सत और असत अर्थ में गति संज्ञा होती है, तो सत्कृत्य मैंने सत्कारम कृत्वा, असत्कृत्य इत्यादि कुछ शब्द अपने को भी देखना चाहिए। अवगतम। इस तरह से ये कुगति प्रादेय सूत्र की चर्चा थी, जो शेष रह गया था इसको हमने पूरा किया। अब इसी तरह से जो एक सूत्र शेष बच गया है जिसकी चर्चा आपको करनी है, उरी कृत्य भी है क्या? उरी कृत्य नहीं, उरी कृत्य ये अलग चीज़, उरी कृत्य कहिए। उरी कृत्य ये भिन्न है, गति संज्ञा इसकी भी होती है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन उरी जो है उर्यादिगण में है, इसीलिए उरी कृत्य ही करें। अब एक सूत्र है रात्रान्ना पुंसी रह गया है शायद। तो रात्रान्ना पुंसी यह जो सूत्र है इसमें भी कोई विशेष ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन ये सूत्र अपवाद सूत्र है, ये ध्यान रखिए। अपवाद सूत्र इसलिए है कि यहाँ एक विशेष चर्चा ये होती है कि हम अहोरात्र प्रयोग बनाते हैं। अहोरात्र मूल बात समझा देते हैं ताकि परीक्षा के दृष्टि से जो सामान्य चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए कि अहोरात्र शब्द हम पढ़ते हैं तो हम इसका प्रयोग बनाते हैं अहश्च रात्रिश्च। तो अहश्च रात्रिश्च ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग में अहन शब्द है। तो अहनसु रात्रिषु ये मूल शब्द है। अब जब मूल शब्द है तो यहाँ पर में हम द्वंद्व समास कर लेते हैं। द्वंद्व समास करने के बाद एक विशेष सूत्र से अहन शब्द के न को र में बदल देते हैं, अहन इत्यादि सूत्र से, तो अहोरात्रि शब्द बन जाता है। अब अहोरात्रि शब्द बनने के बाद रात्रि शब्द अंत में रहने पर समासांत अच प्रत्यय करके अहोरात्र शब्द बना। अब अहोरात्र जो शब्द बना, तो चूंकि अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः, इस अर्थ में समाहार होने के कारण यहाँ नपुंसक लिंग में हमेशा अहोरात्रम ही प्रयोग बनना चाहिए, अहोरात्रः प्रयोग कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समाहार अर्थ है। समाहार अर्थ में हमेशा नपुंसक लिंग होता है। ऐसी स्थिति में अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहारः, इस अर्थ में होने वाला जो यह समास है, तो समासांत आपने रात्रि शब्द के अंत में रहने पर अच प्रत्यय कर देंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन अच होने के बाद में अहोरात्र जब बन गया शब्द, तो अहोरात्र बनने के बाद में नपुंसक लिंग में अहोरात्रम ही प्रयोग बनना चाहिए, अहोरात्रः कथम। इसी तरह से हम रात्रेः पूर्व भागः, इस अर्थ में पूर्व रात्रः प्रयोग बनाते हैं, जबकि पूर्व रात्रः में यहाँ तत्पुरुष समास करते हैं, क्योंकि एक देश होने के रात्रि का पूर्व हिस्सा, इस अर्थ को बताने के लिए हम समास करते हैं। तो पूर्व परा एक देशी का एकाधिकरणे, मैंने पूर्व पर इत्यादि अवयव का एक देशी अधिकरण के साथ समास होता है। तो यह समास होकर के जैसे पूर्व का इत्यादि हम प्रयोग बनाते हैं। तो यहाँ भी रात्रि शब्द है। अब यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, रात्रि शब्द है। तो अब रात्रि शब्द बाद में है, तो एक नियम होता है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में लिंग का प्रयोग बाद वाले शब्द के आधार पर होता है, अर्थात बाद में जो शब्द प्रयुक्त है उसके आधार पर ही लिंग का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा कृष्ण सर्पः, तो कृष्णश्चासो सर्पः इति कृष्ण सर्पः, सर्प शब्द पुलिंग है, इसीलिए पुलिंग के आधार पर आपने प्रयोग कर दिया। यदि मान लीजिए कोई स्त्रीवाचक शब्द आ जाता है तो शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में, यदि कोई शब्द नपुंसक आ जाता है बाद में तो नपुंसक में होता है। तो द्वंद्व समास में तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में बाद वाले शब्द के आधार पर लिंग प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में अहोरात्रि में भी रात्रि शब्द कौन है?
स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम वहाँ समाहार विशेष अर्थ करते हैं, तो समाहार अर्थ में तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, तो अहोरात्रम बनना चाहिए। इसी तरह से पूर्वरात्रि ही ये प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उत्तर पद कौन है? रात्रि, तो रात्रि शब्द स्त्रीलिंग में है तो उसका पूर्वरात्रि ही प्रयोग बनना चाहिए। पूर्वरात्रः प्रयोग कैसे बनेगा? तो इसके लिए जो लोक व्यवहार में जो हम प्रयोग देख रहे हैं, पूर्वरात्रः, अहोरात्रः, तो इस शब्द प्रयोग की सिद्धि के लिए विशेष सूत्र है कि नहीं, द्वंद्व समास का अपवाद है कि यदि रात्रि शब्द हो, अहन शब्द हो, तो इन शब्दों का द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जब भी प्रयोग होगा तो वो पुल्लिंग में ही होगा। इसका मतलब ये उस समाहार द्वंद्व का अपवाद है, ये उस तत्पुरुष का अपवाद है कि यदि रात्रि शब्द है तो ऐसे रात्रि शब्द है जिसके अंत में अहन शब्द है, जिसके अंत में अन्न शब्द है, जिसके अंत में, ऐसे द्वंद्व और तत्पुरुष समास का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। इस बात को बताने के लिए यहाँ सूत्र दिया रात्रान्ना ना, ध्यान रखना पढ़ने में दिक्कत न हो। एक अन्न शब्द है और एक अह शब्द है, तो अन्न शब्द है तो रात्र के साथ उसको जोड़ दीजिए, तो रात्रान्न ये आ गया। उसके बाद में अह शब्द है तो अन्न में आह जोड़ दीजिए, तो रात्रान्नाहा। तो रात्रान्नाहा ये जो सूत्र है, ये इसमें 3 शब्द हैं कि रात्रि शब्द, अहन, अन्न शब्द और अहन शब्द, ये जो होता है ये सारे जहाँ होंगे, ऐसी स्थिति में इन शब्दों का प्रयोग द्वंद्व समास में और इसमें पुल्लिंग में ही होगा। अब अन्न जो है उसी का आहार रूप बनते हैं, इसलिए 2 चीज़ को गिना दिया और उसे ग्रहण करते हैं। एतद अदंत, मैंने ये दोनों जो अदंत शब्द हैं, इस अदंत शब्द का द्वंद्व तत्पुरुषौ, तो ये दोनों द्वंद्व तत्पुरुष समास में ही होना चाहिए, अन्य जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये शब्द जहाँ भी अंत में होंगे, ऐसे द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में इन अकारांत शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। ऐसी स्थिति में अब अहश्च रात्रिश्च इस विग्रह में क्या करेंगे? पुल्लिंग में प्रयोग होगा, तो अहोरात्र ही प्रयोग बनेगा। इसी बात को यहाँ लिखते हैं कि अनंतरत्वात् परत्वात् परवल्लिंगतापवादोपि, अनंतर होने के कारण और परवल्लिंगता प्रधान होने के कारण भी परत्वात् समाहार नपुंसकताम बाधते। यद्यपि परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो यह परशास्त्र है, समाहार होने के कारण नपुंसक होना भी परशास्त्र है, लेकिन परशास्त्र होने पर भी इसको बाध लेता है, और बाध करके क्या प्रयोग बन गया? अहोरात्र। तो अब हमारा वही अहश्च रात्रिश्च ये स्थिति होगी। अहश्च उसके बाद में आप समास कर देते हो, समास करने के बाद में वही अन्न शब्द जो है, रात्रि अन्न के नौ का र को ऊ को गुण करके अहोरात्रि, अहोरात्र से समासांत अच प्रत्यय हो करके प्रयोग बन गया अहोरात्र, और अहोरात्र का जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होना चाहिए था वो न करके हम सीधे कर देंगे अहोरात्रम। अब इतना सिद्धि प्रक्रिया क्या है ये तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा कि तत्त जो सूत्र लगता है उसकी विशेष व्याख्या ना करें कि न संख्या समाहार से कैसे अच होता है इत्यादि या बाधक होता है। तो इस तरह से अब यहाँ अहोरात्र बन गया। इसी तरह से रात्रि है पूर्वभागः इति पूर्वरात्रः ये प्रयोग बन गया। इसी तरह से पूर्वाह्न, द्वयाह्न, द्वयः ये सारे के सारे प्रयोग जो है ये पुल्लिंग में ही है। तो अब आपको केवल ये चीज़ ध्यान में रखना है, समझ में आ रहे बा? तो सबका कम से कम विग्रह समझ लें, विग्रह के बाद में आप प्रयोग समझ लें, यहाँ पर में पुल्लिंग किस सूत्र से हुआ है ये समझ लें। इतनी बातें जरूर ध्यान में रखें। तो चाहे अहोरात्र है तो अहश्च रात्रिश्च तयो समाहारः द्वंद्व तत्पुरुष समास, उसके द्वंद्व समास, उसका अपवाद कौन हो गया? परवल्लिंग को बाध करके यहाँ पुल्लिंग का विधान हो गया। समझेंगे ना? अब ये अहोरात्रि से अच कैसे हुआ? तो
अह सर्वैक देश इत्यादि सूत्र से अच प्रत्यय होता है, जो आपको समासांत प्रकरण में पढ़ा चुका हूँ। तो चूंकि ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ समासांत प्रत्यय कहाँ क्या होता है, इसीलिए हम उसकी व्याख्या यहाँ नहीं कर रहे। इसी तरह से आपका जब रात्रे है पूर्व भाग, ये आपका विग्रह वाक्य बनेगा। और इस तरह से एक देश होने के कारण पूर्वापरो धरोत्तरम एक देशी निकाधिकरणे इत्यादि सूत्र से समास होकर के पूर्व रात्रि बनेगा। रात्र शब्द के अंतिम होने पर समासांत प्रत्यय कर देंगे, समासांत तच प्रत्यय होकर के पूर्व रात्र बना, रात्र का पुल्लिंग में प्रयोग करके पूर्व रात्रः। अवगतम। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप प्रयोग बना लेंगे। तो यह जो विशेष सूत्र है, यह विशेष सूत्र इसलिए विशेष विधान किया कि रात्रि शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही हो। कहाँ हो? द्वंद्व समास में। कहाँ हो? तत्पुरुष समास में। किसका अपवाद है? परवल लिंगता का अपवाद है। किसका अपवाद है? समाहार में नपुंसकता का अपवाद है। तो अर्थ की दृष्टि से 2-3 बातें ध्यान रखिए। अवगतम। चलिए, ये प्रसंग समाप्त हुआ। इसके बाद में किसी लड़का ने कहा था, एक सूत्र है प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, तो उसमें मैंने उसकी चर्चा भी की थी। भाई, हमने कहा कि व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में व्याकरण के मूल नियम नहीं लगते हैं, लेकिन मूल नियम नहीं लग करके भी जो शब्द जैसे प्रयोग में है उस शब्द की साधुता उसी रूप में मान ली गई है। समझेंगे ना? तो ऐसे जो शब्द हैं जिसको नित्य अर्थ का वाचक मानते हुए जिस तरीके से वो प्रयोग में है उसी तरह से वो साधु माना जाता है, ऐसे जो कुछ शब्द हैं उनको प्रशोदर आदि शब्द के द्वारा पढ़ करके उसका एक गण बना दिया गया। और उस गण बनाने के बाद देखिए, इस गण में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं यथोच्चारितानि साधुनि स्युः, इसमें जैसे प्रयोग किया गया है वो शब्द उसी रूप में साधु माने जाएं, उसमें कोई अलग से विचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा, तो जैसे कहा कि देखिए वो लोग प्रयोग क्या करता है कि पृषद उदरम यस्य स पृषोदरः, मैंने चौड़ी है पेट जिसके, उसको हम पृषोदर बोलते हैं। तो यहाँ तो शब्द कौन है? पृषत, आगे उदर। तो पृषत आगे उदर जो है तो शब्द क्या बनना चाहिए था? प्रीषदोदर। यदि हम समास कर दे तो को जस्त करने के बाद समास बनना चाहिए था पृषदोदर। अब पृषदोदर प्रयोग नहीं हो करके पृषोदर प्रयोग लोक में देखा जा रहा है, वही अर्थ की प्रसिद्धि, उसी अर्थ में प्रसिद्धि है। तो अब यहाँ व्याकरण का कोई ऐसा नियम नहीं है जो त का लोप करे। तो यहाँ पर में त का जो लोप हुआ है वो समझ लीजिए निपातन से हुआ है, या जैसा प्रयुक्त है तो अर्थ की दृष्टि के लिए केवल हम विग्रह करेंगे पृषद उतरम जस्य। इसी तरह से इस तरह से शब्दों की सिद्धि करने के लिए जो शब्द लोक में प्रयुक्त हैं उसको यथावत उस अर्थ विशेष में प्रयोग करने के लिए विशेष कल्पना करके उस शब्द में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अर्थ की दृष्टि को पूरा करने के लिए हम विशेष विधान करके कि इसका ये लोप हो गया तो ये बन गया। तो पृषोदर में एक शब्द है पृषद, आगे उदर है, इसमें त को लोप कर देंगे तो लोप हो करके पृषोदर बना हुआ है। ये विग्रह हम क्यों करते हैं? समझाने के लिए कि पृषोदर का अर्थ ये है, और इस अर्थ की प्रतीति के लिए हमको काल्पनिक ये विग्रह करना पड़ता है। तो अब ये कैसे बना जी? तो का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है जी? ये सब प्रश्न इसमें नहीं चलता है, और ये तो बड़ा सूत्र प्रमाण है इसी बात में। व्याकरणे शब्दस्य नित्यत्वे, व्याकरण में शब्द के नित्यत्व में ये प्रमाण है कि व्याकरण शब्द की रचना नहीं करता है, क्यों अनादि परंपरा से शब्द अपने अर्थ में प्रसिद्ध है और उसी प्रसिद्ध शब्दों का निर्वचन करता है। तो शब्दस्य नित्यत्वे, शब्द के नित्यता में यह एक प्रमाण बोधक भी सूत्र है। इसी तरह से जैसे बोलते हैं कि वारिवाहकः इति बलाहकः, तो वारिवाहक, वारी को जो जल को जो ढोने वाला है मेघ, तो ये अर्थ है वारिवाहक। अब इस वारिवाहक अर्थ में ही हम प्रयोग बनाते हैं बलाहक। अब बलाहक शब्द की सिद्धि कैसे होगी, ये एक कठिन काम है।
तो हमने कहा कि बलाहक शब्द का मतलब है वारिवाहक। तब वारिवाहक में क्या कैसे बनेगा? तो कहा कि इसमें यूँ समझिए कि वारी शब्द के जगह पर वे ब आदेश हो गया है, और वाहक शब्द में जो व है वो ल में बदल गया है। तो अब ऐसी स्थिति में वारी के पूरे वारी का वाचक शब्द कौन हो गया? ब। आगे जो वाहक शब्द है उसके वा के स्थान में कर दिया क्या? ल। तो ब वा की जगह अब ला हो गया, तो बलाहकः। तो ये बलाहका शब्द प्रयोग बन गया। तो इस तरह से इस गण में जो भी शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों में जैसा प्रयुक्त है यथोच्चारितानि, जैसे इसके प्रयोग किए गए हैं वही शब्द साधु मान लिए जाते हैं। तस्मात् यथोच्चारितानि साधूनि स्युः, इस बात को बता करके शब्द की नित्यता का बोध करके, और ये कि व्याकरण में लोक प्रसिद्ध शास्त्र प्रसिद्ध उसी के साधु का कहीं प्रकृत प्रत्यय कल्पना करके हम उसके सही अर्थ को जानकारी करते हैं, कहीं जिस रूप में प्रयुक्त है अर्थ विशेष को देता है उसको उसी रूप में साधु मान लेते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रक्रिया द्वारा व्याकरण में शब्दानुशासन होता है, इसकी भी जानकारी इस सूत्र के द्वारा दे रहे हैं। तो उन गणों में कुछ शब्द को पढ़ दिए गए हैं, तो ऐसे जो शब्द है उसको हम प्रशोदरादीन यथोपदिष्टानि सूत्र के द्वारा साधुत्व मानते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सारे सूत्र थे, 2-3। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बचा है। उपपद समास भी आपको इसी में है। हाँ बिल्कुल, भवेद वर्णाद्माद हंसः, कहीं वर्ण परिवर्तन करके हम हंस बनता है, कहीं उसके जगह पे वर्ण का व्यत्यय हो जाता है तो सिंह बन जाता है। तो इस तरह से वर्णागम, वर्ण विकार, वर्ण का लोप, क्रम परिवर्तन करके तत्त शब्दों का की साधुता को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे जो विशिष्ट शब्द होते हैं उसको प्रशोदरादिगण में रखे गए हैं। अवगतम? इस तरह यथा हिडिंबा, हमारे विंध्याचल पांडे जी लिख रहे हैं, बहुत को प्रशोदरी कहा जाता है। तो यह सब प्रयोग जो है जिस रूप में शास्त्र में प्रयुक्त होता है उसको उसी रूप में माना जाता है। तो इसी के साथ ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। तो आज इस समास की समाप्ति हो रही है, और इस समाप्ति के साथ आप लोग अपने ग्रंथ में जो निर्धारित है उसको देखिए, पढ़ते रखिए, क्योंकि पठतो नास्ति मूर्खत्वम। यदि कोई व्यक्ति पढ़ता रहेगा, चाहे कुछ भी पढ़े, अखबार ही पढ़े, उपन्यास ही पढ़े, तो ये सिद्धांत है कि जैसे प्रकाश अंधकार का विरोधी है, अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं, प्रकाश आएगा तो अंधकार की सत्ता नहीं रहेगी। तो जो कुछ न कुछ पढ़ता रहेगा तो पठतो नास्ति मूर्खत्वम। और हमारे छात्रों, आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि किताब भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान के छात्रों की विशेष एक श्रद्धा होती है कि गुरुजी जब बिना किताब के भी हम पास हो सकते हैं तो किताब की क्या ज़रूरत है। तो कई बार ये भी होता है कि भैया पुस्तकी भवति पंडितः, यदि कोई बात हो, पढ़ने की इच्छा हो, तो क्या पढ़ोगे जब साधन नहीं रहेगा। तो पुस्तक भी रखिए और मूल पुस्तक से पढ़िए, बाकी नोट्स वोट्स तो चलते रहते हैं। अब तो आपके पास ये कुछ मेरा व्याख्यान भी हो गया है, तो उसको भी कहीं सुनते रहिए और आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं सभी आचार्यों को भी प्रणाम करता हुआ इस समास प्रकरण को समाप्त करता हूँ। अब किसी दूसरे ग्रंथ के साथ में हम प्रारंभ करेंगे, और कल हो सकता है कि मुझे अवकाश करना पड़ेगा, एक विशेष हमारा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में मुझे रहना पड़ेगा। इसी तरह से ऑनलाइन है तो उसमें कुछ व्यस्तता होगी, लेकिन हम समझते हैं कि अब आगे कुछ और पढ़ लें। तो एक बार देख लीजिएगा कि मैं, हाँ कोई लिख रहे हैं कि परम लघु मंजूषा, या ये देख लेंगे परम। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं भूषण सार अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि भूषण सार को समझने के लिए आपको व्याकरण के शब्द को समझने की परिपाटी कुछ आ जाए। तो आप लोग जब शब्द का श्रवण कर रहे हो, कुछ शेखर पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ने में जब गति आ जाएगी तो भूषण सार को थोड़ा सा हम और समझ सकते हैं। इसीलिए समझने की योग्यता के लिए प्यारे छात्रों और थोड़े दिन आप इंतजार कीजिए, और जो दूसरे ग्रंथ हैं इस तरह के लाक्षणिक, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जिससे भूषण सार समझने में आसानी होगी। तो इसलिए आप उसको हम बाद में रखेंगे, पहले ये सब जो अन्य ग्रंथ है मंजूषा आदि उसको देख लेते हैं, फिर करेंगे।
तो अब इसके बाद में नहीं होता है तो आज हम विश्राम ही कर लेते हैं और दूसरी कक्षा को यहीं विराम दे देते हैं, कारण कि उसकी तैयारी भी करनी है। तो ज़रूर है मुझे कि वाक्य पदियम पीछा रह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, या देख ले हो जाऊँगा 10-15 मिनट में, तो एक बार देख लीजिएगा खोल के। तो आ जाता हूँ तो आ जाता हूँ, अन्यथा नहीं तो आज अवकाश भी मान लिया जावे। इसी के साथ मैं अभी तो विदा लेता हूँ आप सबसे। धन्यवाद।